ओके जी, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन प्लांट ग्रोथ के प्लांट ग्रोथ के ऊपर वाटर लॉगिंग का क्या इफेक्ट होता है। वाटर लॉगिंग कॉज क्लोरोफिल प्रोटीन एंड डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए। क्या करती है? कॉजेज क्लोरोफिल प्रोटीन और डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए करती है एंड आल्सो रिड्यूस द concentration of mineral like nitrogen, phosphorus, ions and mineral in shoots, leaf chlorosis, root and shoot growth and yield reduction। क्या सबसे पहले उन्होंने क्या बात की है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर क्लोरोफिल प्रोटीन्स और आरएनए की डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि प्लांट को नहीं मिल सकते, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाता है, ठीक है। जिस फॉर्म के अंदर प्लांट को वो चीज़ चाहिए उस फॉर्म में वो चीज़ बनती नहीं है। फेरिक ऑक्साइड में चाहिए तो फेरस ऑक्साइड में नहीं बनेगी, ठीक है। अगर उसके अंदर चाहिए नाइट्राइड चाहिए तो वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया नहीं है। लीफ क्लोरोसिस हो जाएगी, यील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन रूट जोन ट्रिगर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग ऑन प्लांट। यूजुअली दिस many farmers do not realize that a certain water logged until water appear on the soil surface। मतलब कि अक्सर जैसे हम बात करें सॉयल सैचुरेशन की, तो सॉयल सैचुरेशन के अंदर तो सॉयल सैचुरेट की है ना पानी के साथ, ऊपर लेवल पे तो पानी नहीं आया, तो फार्मर को यही लगता रहता है कि पानी वाटर लॉगिंग नहीं हुई, जबकि वाटर लॉगिंग ज़ेर ज़मीन हो चुकी होती है। अंडरग्राउंड जो वाटर लॉगिंग हो चुकी होती है, हमारे यहाँ पे तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि अगर जब तक पूरा पौधा पानी के अंदर ना डूबे हम मानते ही नहीं है कि वाटर लॉगिंग हुई है। लेकिन हमने पहले जो फर्स्ट स्लाइड में हमने यही पढ़ा है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन फ्लडिंग भी हो सकती है, सबमर्जेंस भी हो सकती है, सॉयल सैचुरेशन भी हो सकती है, हाइपोक्सिया और एनोक्सिया स्टेट, ये सारी की सारी किस्में आती हैं वाटर लॉगिंग में आती हैं। तो ये नहीं ज़रूरी कि पानी ऊपर प्लांट के आगे क्रॉप को सारा कवर कर ले तो ही हम उसे वाटर लॉगिंग कंसिडर करें, बल्कि जब सैचुरेशन हो जाती है सॉइल की तो क्या होती है, वो भी क्या है, वाटर लॉगिंग की स्टेज है। तो फार्मर्स को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे एरियाज़ में हमारे यहाँ फार्मर्स को न्यू टेक्निक से अवेयर नहीं कराया जाता, उन्हें गाइडलाइन नहीं दी जाती, अवेयरनेस क्लासेस नहीं कराई जाती, उनको पता हो। अब उनको बताया जाएगा कि ये कंडीशन भी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि पानी के अंदर अभी सेम है, पानी अभी गीला है, तो आप ना ज़्यादा पानी लगाएं अपने प्लांट्स को, क्योंकि नीचे फ्लडिंग हो रही होती है, वो पानी जो एवेपोरेट नहीं कर रहा या ट्रांसपायर नहीं कर रहा, हाइपोक्सिया एनोक्सिया स्टेट आ रही है, जिसकी वजह से भी ये भी क्या होता है, प्लांट के लिए बहुत बुरा इफेक्ट होता है इसके ऊपर। By this stage, plant roots may already be damaged and yield potential adversely affected। ऑब्वियसली ज़ेर ज़मीन जो है वो फ्लडिंग हो चुकी है, सॉइल सेचुरेशन हो चुकी है, तो अंडरग्राउंड कौन सा पार्ट होता है, रूट्स होते हैं, तो रूट्स अफेक्ट कर जाएंगे। रूट्स अफेक्ट कर जाएंगे तो ऑब्वियसली यील्ड पे असर पड़ेगा, क्योंकि रूट्स ने तो क्या करना है, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना है। जब मिनरल्स और वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो प्लांट भी वर्कआउट नहीं करेगा। ये देखिए इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ किस किस पार्ट पे, लीफ के ऊपर क्या होगा, रिड्यूस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, रिड्यूस स्टोमेटा कंडक्टेंस। स्टोमेटा की कंडक्टिविटी सही नहीं होगी, स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज सही तरह से नहीं होंगी। लीफ का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, तो उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी रुक जाएगी। लीफ की ये दोनों एक्टिविटीज़, गैसियस एक्सचेंज वाली और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़, दोनों क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। स्टेम पे आते हैं, स्टेम में क्या होगा, इन्हांस्ड स्टार्च डिग्रेडेशन, डिक्रीज सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड एटीपी इन कोटिलेडन्स एंड हाइपोकोटाइल्स। स्टेम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो जो स्टार्च है ना, क्योंकि जितने भी स्टोर्ड स्टार्च है आपको पता है, स्टेम एक ऐसा पार्ट है, लीफ के अंदर तो क्या हो रहा है, स्टार्च बन रहा है, और स्टेम के अंदर से स्टार्च क्या कर रहा है, स्टेम के अंदर से स्टार्च मूव कर रहा है ना, दूसरे पार्ट्स तक जा रहा है, तो स्टेम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे स्टार्च की क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स का नंबर है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एटीपी इन कोटिलेडन्स और हाइपोकोटाइल्स वो भी क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। ऑब्वियसली जब स्टार्च ही नहीं है तो स्टार्च टूटेगा तो एटीपी बनेगी ना। जब स्टार्च का लेवल डिक्रीज हो गया, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल डिक्रीज हो गया, जब सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे तो एटीपी कैसे बनेगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिडक्शन बायोसिंथेसिस एंड इनहांस डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल। बायोसिंथेसिस हम कहते हैं प्रोटीन आरएनए वगैरह का बनना, तो अगर जब वही रिड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल भी रिड्यूस हो जाएगा। रूट के अंदर आते हैं, रूट के अंदर क्या होगी, रिड्यूस रूट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी वाटर कंडक्टेंस एक्टिविटी होती है। जब जो है रूट की हो जाएगी,
वाटर कंडक्टिंग एक्टिविटी भी रिड्यूस कर देगी। यही स्टेट होती है ना, हमने जब डिस्कस किया था कि जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी है वो अकम्पेन्ड है, साथ साथ चलते हैं। तो ऑब्वियसली जब सैलिनिटी है तो हम कहते हैं कि जो है पानी मौजूद होता है लेकिन फिर भी प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो क्या होती है, रिड्यूस हाइड्रोलिक एक्टिविटी। डिक्रीज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑब्वियसली एनारोबिक कंडीशंस आ गई हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिप्लेस्ड बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सो देयर इज नो नाइट्रोजन फिक्सेशन। Waterlogging of the seedling mostly affect germination seeds and young seedlings. Obviously अगर सीड बेड्स हैं, अगर आपने अभी सीड्स लगाए ही हैं, ठीक है, वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जर्मिनेशन ही नहीं होगी। जर्मिनेशन हो भी जाएगी तो यंग सीडलिंग निकलेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। Established plants are most affected when they are growing rapidly. और अगर ये तो पहले हमने बात की ना कि सीड बेड के ऊपर, कि अगर उस सिचुएशन के ऊपर जिसमें अभी आपने बेड्स के ऊपर या जो आपने क्यारियों के अंदर बीज लगाए हैं, उस सिचुएशन में वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगी, यंग सीडलिंग्स नहीं बनेंगे। सेकंड बात कर रहे हैं हम कि अगर एस्टेब्लिश सीड्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी जो रैपिड ग्रोथ का सीज़न होता है ना उनका, जब कि सही ग्रोथ वाला सीज़न, तब सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है वाटर लॉगिंग का। द कॉन्सिक्वेंसेज इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्टॉल्ड, रुक जाएगी, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और अगर वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो भी क्या होता है, प्लांट की डेथ हो जाती है। वाटर लॉग कंडीशन डू नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ ऑफ द प्लांट टू डाई, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगती वाटर लॉगिंग कंडीशन को प्लांट को डाई करने में, वो जल्दी प्लांट जो है वो डाई कर जाता है अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हों तो। वंस अ वाटर लॉगिंग इवेंट हैज़ पास प्लांट रिकमेंस रिस्पायरिंग, मतलब कि अगर एक दफ़ा पानी जो है वो वाटर लॉगिंग की जद में आ चुका है, उसने वाटर लॉगिंग को फेस कर लिया है, तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए दोबारा से रिकवर करना। इफेक्टिव वाटर लॉगिंग ऑन प्लांट रूट्स, पहले हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले तो उसकी ये होता है कि उसकी वाटर कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो देखते हैं हम उसके बारे में क्या उन्होंने कहा हुआ है। यूजुअली दिस अकर्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ रूट्स एंड दिस कॉजेज रूट्स टू अपीयर एज इफ दे हैव बीन प्रून्ड। प्रून्ड का मतलब बेटा होता है, प्रूनिंग बोलते हैं, प्रूनिंग इज एक्चुअली प्रोसेस। जो देखे ना आपने, अक्सर हमने देखा है कि प्लांट्स को अक्सर पार्क्स में, नेशनल पार्क्स में या हाईवेज़ के ऊपर प्लांट्स को शेप दे के उनको बर्ड्स में या उनको बहुत सारी चीज़ों में कट किया हुआ होता है, ठीक है, तो वो प्रूनिंग का प्रोसेस होता है। अभी भी बहुत सारी एरियाज़ के अंदर जो क्यारी हैं वो प्लांट्स की छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी जिनकी उन्होंने क्यारी बनाई होती है, उनको काट के स्क्वायर शेप में या राउंड शेप में काट के, तो वो उन्होंने फेंस सी बनाई होती है, तो वो प्रूनिंग का मतलब कि आप कह लें कि शाखें काटते हैं ना, जो उसको प्रूनिंग कहते हैं। जो एक्स्ट्रा शाखें बनी हुई होती है ना किसी भी प्लांट को, एक जो सरू है, सरू का पौधा देखा वो बिल्कुल गोल सा होता है, तो एक्चुअली उसकी शेप दी हुई होती है उसकी शाखों को काट के। तो जो एक्स्ट्रा शाखें होती हैं प्लांट की, जब उनको काट के उनको एक स्पेसिफिक शेप दी जाती है तो उस प्रोसेस को प्रूनिंग बोलते हैं। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर जो रूट्स की टिप्स हैं वो किस तरह की हो जाती हैं कि लगता है जैसे उन्हें प्रून किया हुआ है, काटा हुआ है खुद से, इस तरह इतनी वो डैमेज हुई हुई होती हैं। एज लॉन्ग एज सॉइल कंडीशन आर मॉइस्ट द ओल्डर रूट्स क्लोज टू सरफेस अलाउ द प्लांट टू सर्वाइव, ठीक है, जो बहुत डेंस अंदर घुसी हुई जब बहुत डीप होती हैं वो जो है ना वो सर्वाइवल के अगर प्लांट हमें टिका हुआ या खड़ा हुआ नज़र आ रहा है वाटर लॉग कंडीशन के अंदर, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि इसकी मजबूत जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो डीप डाउन है, जिसकी वजह से प्लांट अभी भी सर्वाइव कर रहा है। हाउएवर फर्दर वाटर लॉगिंग इंड्यूस्ड रूट प्रूनिंग and a dry condition make weaken the plant to extent that it will be poorly productive that may eventually die। लेकिन अगर बहुत सारी वाटर लॉगिंग कंडीशन रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो प्रूनिंग कर देगा जिसकी वजह से जो है रूट्स डैमेज हो जाएंगी। रूट्स डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और प्लांट एवेंचुअली डाई कर जाएगा। डीप रूट्स की बात की है जो हमने पहले बात की, अब हम बात करें शैलो रूट्स की। The shallow root system that then develop limit the uptake of nutrients and water। shallow roots तो पहले ही डीप डाउन नहीं है, ऊपर ऊपर है, तो वो बिल्कुल भी मतलब वो जो प्रोडक्टिविटी है, सॉरी जो कंडक्टिविटी है न्यूट्रिएंट्स की, जो वाटर का अपटेक है उसको क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, तो प्लांट डेवलप नहीं कर सकेगा। नाइट्रोजन इज़ लॉस्ट फ्रॉम द वाटर लॉग सॉइल बाय लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन, जिसको हम डीगैसिंग भी कहते हैं। नाइट्रोजन नहीं होगी वाटर लॉग सॉइल के अंदर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने इस बात को डिस्कस कर लिया कि वहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगे जो डीनाइट्रिफिकेशन कराएंगे। जब डीनाइट्रिफिकेशन होगी तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन नहीं बनेगी।
क्लियर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी गैसिंग भी बोलते हैं।